हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों का आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10 का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन में का पार्ट 6 करवाने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको हिंदी क्रैश कोर्स में टोटल 16 क्लास करवाएंगे और यह इसका 6th क्लास है। अगर आपने इसका पार्ट 5 तक के क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 5 तक के क्लास को भी जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आप इसके सिर्फ 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं, 16 वीडियो को देख लेते हैं, तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा, हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 6 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, नहीं भी पता है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते हुए चलिए। और अगर आप इस वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहिएगा तो आपको हम सभी के सभी क्वेश्चन समझाते और याद करते आते हुए चलेंगे। तो सिर्फ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि शुद्ध वाक्य है, इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य जो कि एक शुद्ध वाक्य है। आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, फिर हवा बहता है। तो हवा बहती है, दाल अच्छी है, रोटी ताजा है, लेकिन यह जो तीनों के तीनों गलत हो जाएगा। आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर ही एक शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए है, आज की ताजी खबर। जन्म से ही पागल है, यह हमारे हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है और इसमें पूछा यह जाए कि जन्म से ही पागल कौन थी? लक्ष्मी थी, पापाती थी, सीता थी या फिर मंगू थी? तो जन्म से ही पागल और गूंगी थी मंगू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जन्म से ही पागल कौन है? तो जन्म से ही पागल मंगू है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या फिर भ्रष्टाचार? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर जाति प्रथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वह जाति प्रथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किनकी है? दहेज प्रथा की, विवेकानंद की? ये दहेज प्रथा लगता है उसका ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से शुरू होता है, विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर कालिदास की। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, तो ये जो उक्ति है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इस पंक्ति को उन्हीं ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह उक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, अर्थात विशेषण का इनमें से ऐसा कौन सा भेद है जो कि नहीं है? पर विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर संख्यावाचक? तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ये तो विशेषण का भेद है, लेकिन यह जो पर विशेषण यह एक विशेषण का भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशेषण का भेद पर विशेषण नहीं है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ, 1936 में, 37 में या फिर 1938 ईस्वी में? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये सभी के सभी समास है और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा समास है जो कि एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजपुत्र, पवन पुत्र, वनवास या फिर चौराहा? तो आप जानते हैं राजा का पुत्र, यह भी तत्पुरुष समास है। जिसमें बीच में का बोध हो रहा हो वह तत्पुरुष समास होता है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, यह तत्पुरुष समास है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, यह भी तत्पुरुष है। वनवास मतलब वन का वास, तो यह भी तत्पुरुष समास है। लेकिन यह जो चौराहा है मतलब इसमें संख्या का बोध हो रहा है, यह एक द्विगु समास का उदाहरण है, लेकिन यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो संख्या ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण चौराहा नहीं है, क्योंकि यह एक द्विगु समास का उदाहरण है। शुद्ध शब्द है, जैसा कि हमने आपको इंग्लिश में पढ़ाया था करेक्ट स्पेल्ड, उसी प्रकार इसमें भी शुद्ध शब्द पूछा जाता है। तो अगर आपने हिंदी के इंग्लिश के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उसके भी सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके सभी वीडियोज़ को देखे हुए रहेगा, इंग्लिश में आप अच्छा अंक लाइएगा तो आपके फ्यूचर के लिए वह बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द क्या है? अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा या फिर अभिलाषा? पढ़ने में उच्चारण सभी का एक जैसा ही होगा, अभिलाषा, 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 लेकिन जो शुद्ध शब्द होगा वह आपके व्याकरण के अनुसार जो आप शुरू से लिखते आ रहे हैं वही सही शब्द हो जाएगा। तो जो अभिलाषा शुद्ध शब्द होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है? तो अभिलाषा जो है यह शुद्ध शब्द है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है वह कहाँ रहा है? एफिल टावर, आविन्यो, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र एफिल टावर भी है और आविन्यो भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। अशुद्ध शब्द है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक अशुद्ध शब्द है? कर्तव्य ने, श्रृंगार, रोशनी या फिर दुरात्मा? तो कर्तव्य ने शुद्ध शब्द है, रोशनी भी शुद्ध शब्द है और दुरात्मा भी। लेकिन ये जो श्रृंगार है, श्रृंगार देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसके नीचे ये री लगता है तब श्रृंगार लिखा था। तो श्रृंगार का जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वही यह हो जाएगा। तो
यह जो ऑप्शन नंबर बी है यह एक शुद्ध शब्द नहीं है, मतलब कि अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार एक अशुद्ध शब्द है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय से यहाँ तात्पर्य सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय का। तो ये जो अज्ञेय थे उनका जन्म कब हुआ था? 1910 में, 11 में, 1912 में या फिर 1913 ईस्वी में। तो अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर का यहाँ मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने ऐसी कौन सी कृति की थी, ऐसी कौन सी रचना की थी जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रेणुका। तो उनकी एक कृति थी उर्वशी, उसी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिनकर की उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? यह जो नौबत खाने में इबादत है यह साहित्य की कौन सी विधा? एक निबंध है, एक कहानी, एक व्यक्ति चित्र या फिर एक साक्षात्कार है? तो नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है, तो यह एक विधा हो जाएगी व्यक्ति चित्र। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो जो प्रेमधन थे वे अपना आदर्श विवेकानंद को मानते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो विवेकानंद को मानते थे। भारत माँ के सर्वश्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प या फिर छायायुक्त चंद्र से? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छायायुक्त चंद्र से की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायायुक्त चंद्र से। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता, जनता, अधिकारी या फिर मंत्री? तो जो मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं वे जनता है। हम लोग जनता ही तो मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, जैसा हम लोगों से करवाया जाता है वैसा हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का या फिर आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा विभीषिका का? तो यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो हिरोशिमा कविता है यह आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है हिरोशिमा कविता। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मतलब जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके साथ ऐसा कौन सा मुस्लिम पर्व है जिसका नाम जुड़ा हुआ है? मुस्लिम पर्व ईद है, बकरीद है, शब मुहर्रम है या फिर मुहर्रम है? तो यह जो मुहर्रम एक मुस्लिम पर्व है, इसी का जो नाम है बिस्मिल्लाह खां के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या फिर साक्षरता? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध, क्योंकि उनको हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वे एक नरम दल के नेता थे। तो महात्मा गांधी के अनुसार एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी वाणी है, कवि का कहना है कि हमारी वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? मतलब जब रसखान का रचनाकाल का समय चल रहा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, किसका राज्यकाल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या फिर औरंगजेब का? तो उस समय जहांगीर का राज्यकाल था, शासनकाल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसखान के रचनाकाल के समय वहाँ के जो राज्यकाल थे, वहाँ के जो शासक थे वे जहांगीर थे। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को या फिर हवा को? तो कवि ने जो पर्जन्य कहा है बादल को कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या फिर उपयुक्त सभी व्यवस्था में? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में ही साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 1936 या फिर 1935 ईस्वी में? तो कुछ क्वेश्चन पहले ही आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए। हमने आपको पढ़ाया था कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। तो 1938 तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। द मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? यह कृति एक रचना है, इसका नाम है द मादामोजेल द आविन्यो। तो यह किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंची की, पिकासो की, रविंद्रनाथ टैगोर की या फिर विसेंट वैन गो की? तो जो द मादामोजेल द आविन्यो यह कृति है पिकासो की कृति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिकासो की। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से होता रहा?
जो ला शत्रुज है इसका जो धार्मिक उपयोग होता रहा है कब से होता रहा है? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, फिर 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो जो ला शत्रुज है इसका जो धार्मिक उपयोग होता रहा वह 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? जो मछली कहानी है इसमें ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका चित्रण किया गया? उच्च वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, या फिर मध्य वर्गीय परिवार का? तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? उसको दूसरी नौकरी मिल गई थी इसके कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो बहादुर जो लेखक के घर से भाग गया था, अचानक चला गया था, तो उसका जाने का कारण यही था क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में उसके परिवर्तन आ गई थी और उसी के कारण वह उसका घर छोड़कर चला गया था। उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया गया था उसके रिश्तेदारों के द्वारा। और बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपये का। यह भी आप क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया गया था और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया था क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन का कारण वह घर से ही चला गया था। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, शुभ के बंधन को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है अनजान स्मृतियों को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? जो नागरी लिपि आपने पाठ पढ़ा उसके जो आरंभिक मिलने लगे हैं वे हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, या फिर उत्तरी भारत से? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वे दक्षिणी भारत से मिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद किए क्वेश्चंस को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। वेतमा दान पत्र किस समय का है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो वेतमा दान पत्र है वह किस समय का है? 1020 ईस्वी का, 1021, 1022 या फिर 1023 ईस्वी का? तो यह जो वेतमा दान पत्र है यह 1020 ईस्वी का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी के समय का। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के कलाकार हैं? तो लखनऊ घराने के। और किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 6ठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के, 9वीं पीढ़ी के, या फिर 8वीं पीढ़ी के? तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं वे लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के एक कलाकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो यह क्वेश्चन है माँ कहानी से। और अगर आपने इसके संपूर्ण व्याख्या के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इसके व्याख्या के वीडियो को भी स्पीडली देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको यह क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं भी देखा है, नहीं भी देखना चाहते हैं, तो सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। इन 60 क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, हम इन्हीं में सभी क्वेश्चन को सोल्व कराते हुए चलेंगे। तो यह क्वेश्चन है माँ कहानी से। उस महाकहानी की जो मुख्य पात्रिका थी, जो नायिका थी, वह सीता थी। तो सीता के जो बेटे थे उन्होंने सीता को कितने रुपए महीने में खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, फिर 60 रुपये? तो सीता के बेटों ने 50 रुपये प्रति माह खर्च देने का निर्णय लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 रुपये। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के लेख हैं वे शुरुआत से मिलने लगे थे दक्षिणी भारत से, लेकिन उत्तर भारत से कब से मिलने लगे थे? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, या फिर 4थी सदी से? तो उत्तर भारत से भी नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं तो वे 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी से।
बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो यह क्वेश्चन अभी ही हमने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर ने ऐसा कितने रुपये को चुराया था। चुराया तो नहीं था, लेकिन उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। 10 रुपये का, 11 रुपये का, 12 रुपये का, फिर 13 रुपये का। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। और यह इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो रिश्तेदारों ने लगाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 रुपये का। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पा प्रत्यय, अपा प्रत्यय, अप प्रत्यय या फिर अप प्रत्यय। तो जो बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय है, बूढ़ा जोड़ प, इसमें जो प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है, और उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में आता है। तो बुढ़ापा शब्द में जो प्रत्यय है पा प्रत्यय, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास या फिर उच्छ्वास। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक अशुद्ध शब्द है? तो उच्छ्वास एक ऐसा शब्द है जो कि एक शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्छ्वास। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष या फिर चर्मोत्कर्ष। तो इनमें जो शुद्ध शब्द है वह चर्मोत्कर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चर्मोत्कर्ष। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बच्चा का क्या समाचार है, फूलों की एक माला ला दीजिए, या फिर लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इनमें जो शुद्ध वाक्य है, इनमें जो शुद्ध वाक्य वाला शब्द है वह कौन सा है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए, यही एक शुद्ध वाक्य है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, यह भी गलत हो जाएगा। बच्चों का क्या समाचार है, बच्चा का नहीं है, बच्चों होना चाहिए था। और लता 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, तब सही होता। तो इस वाक्य में जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्ति से भी रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, उपयोग, बुद्धि का उपयोग करना, या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारे तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 10 प्रकार के। तो जो वर्ण है वे 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। लगता है ये सभी क्वेश्चन से लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने आपको लगता है ये सेम क्वेश्चन इससे पहले 2 या 3 पार्ट पहले पार्ट 2 या पार्ट 3 में भी पढ़ाया था। तो फिर से आप इसको रिवीजन कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 10, 11, 17 या फिर 21। तो हमने आपको फिर से कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं कि वर्ण कुल 2 होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 17 या फिर 21। तो जो स्वर वर्णों की संख्या है वह 11 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो इससे पहले हमने आपको अभी बता दिया कि जो व्यंजन वर्ण है वे 33 हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33। वर्ण कुल होते हैं 2, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। कुल वर्ण होते हैं 44, क्योंकि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33। क का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, नासिका या फिर कंठ। तो जो क वर्ण है, इस क वर्ण का उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ। स वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, नासिका, ओष्ठ या फिर दंतोष्ठ है। तो जो स वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह तालु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालु। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इससे पहले आपने स पढ़ा, तो जहाँ से स का उच्चारण स्थान होगा वहीं से छ का भी होगा, ओष्ठ, नासिका, तालु फिर दंतोष्ठ है। तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से है। किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से है उससे भी रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हम जो क्वेश्चन करवाते हुए चल रहे हैं इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो म का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, तालव्य, नासिका या फिर मुद्रा। तो म का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म। न का उच्चारण स्थान म और न एक जैसा ही है, तो इसका भी उच्चारण स्थान नासिका से ही हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासिका से। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ऊ दंत से, ओष्ठ से, कंठ, तालव्य से, फिर मुद्रा से। तो ऊ बोलते समय आपके जो होठ हैं वे हिलेंगे, मतलब कि जो ऊ का उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। हिंदी वर्णों में जो हमारी हिंदी है उस हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 30, 44, 40 या फिर 24। तो हम लास्ट क्वेश्चन में आपके कंफ्यूजन को अच्छे से दूर कर देते हैं। इससे रिलेटेड, वर्ण से रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कुल वर्ण होते हैं 2, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ी 11 और 33, 44 होंगे। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 44 है। अब आप लगता है कि वर्ण से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 100% उसका सही आंसर मार्क किया। तो कुल वर्णों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 44 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44।
तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसमें आज अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि वे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए रिपीटेड थे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, आप उसमें भी जरूर ज्वाइन हो जाइए और रोज 8 बजे क्विज कीजिए, क्योंकि अगर आप क्विज कीजिएगा तो आपके याद किए हुए क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और जो आपने क्वेश्चन नहीं याद किया वे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हमारे क्रैश कोर्स का 6th क्लास था, इसके बाद इसका 10th क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% इस हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और सोशल साइंस, तो आप उनके भी प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में नीचे सभी का लिंक दिया गया है, सभी के प्लेलिस्ट को जाकर उनके भी वीडियोज़ को जरूर देख लें, क्योंकि उनके भी सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।